हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को समझेंगे जो जुलाई मंथ को लेकर होगा। कुछ इंटरनेशनल है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का है, नेशनल है, और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेकर है। तो आज का हमारा जो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस है उसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए और आज का सेशन आप सभी इसको देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वेलकम टू राइस स्मार्ट, राइस एजुकेशन। और आज हम सभी कुछ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला न्यूज़ है वो इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेपर की यहाँ पे कटिंग है, वो है एफटीए विद यूके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके कम्स इनटू इफेक्ट टुडे, यानी कि 15 जुलाई से ये इफेक्ट हुआ है। 15 जुलाई से ये लागू हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन हुई है, जिसको सीटा का नाम दिया गया है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि अमेरिका की जो टैरिफ वॉर चल रही है अमेरिका के द्वारा, उसमें अमेरिका में किसी भी देश को सामान बेचना काफ़ी टफ हो चुका है। और भारत और यूरोपियन यूनियन के जो बीच एग्रीमेंट डील साइन हुई है वो भी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो ब्रिटेन और भारत दोनों के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो टैरिफ और के जो आपके लिमिटेशंस हैं उसमें भारत 90% तक की छूट देगा और ब्रिटेन को, और ब्रिटेन 99% तक के जो आपके टैरिफ है उसको जो है वहां पे छूट देगा। तो इससे स्पेशली फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को काफ़ी, भारतीय निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उनको मदद मिलेगी। कुछ यहाँ पे अगर आप देखें डिटेल में तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच में, सॉरी, भारत और ब्रिटेन के बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में जो 2510 करोड़ डॉलर का अभी जो है वो व्यापार चल रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच में 2510 करोड़ डॉलर का आपका व्यापार है, जो अगले 4 सालों में यानी कि 2030 तक इसको लक्ष्य रखा गया है कि इसको कैसे भी हम लोग 10,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचाएं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यही बिल्कुल। इसमें देखिए किन किन चीज़ों को फायदा पहुंचेगा, कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है। यूके टैरिफ रिमूवल ओपन्स लार्ज अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 8.5% तक की रफ्तार से, 8.5% से भारत और ब्रिटेन के बीच में जो आपका व्यापार का जो टारगेट है, जो अमाउंट है, वो तेजी से बढ़ रहा है। तो इसे अगले और 4 सालों में इसको ये बढ़ सकता है और 10,000 करोड़ डॉलर को पार कर सकता है। और एक अनुमान के मुताबिक अगर इस पेपर में आप देखें तो 20% की वृद्धि हो सकती है अगले 3 सालों में, और स्पेशली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हो सकती है। बाकी इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। एक तो मैंने आपको बताया इसकी जरूरत क्यों पड़ी स्टार्टिंग में, अमेरिका और की जो टैरिफ वॉर चल रही है, और भारत और ब्रिटेन का ये ट्रेड डील जो है काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो CETA का एक फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, FTA विद यूके। और ये कब से लागू हुआ है हमारे यहाँ? 15 जुलाई 2026, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड अभी आपके इंटरनेशनल न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है देखिए, यूएस टाइटन्स वीजा, यूएस ने टाइट किया है वीजा रेगुलेशंस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। अभी तक भारतीय या किसी भी विदेशी जो अलग देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो अमेरिका में पढ़ाई के लिए जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो तब तक वो वहां पे रह सकते थे। तो F1 और J1 ये विजिटर्स के लिए है और ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो पहले तो ये व्यवस्था थी कि अमेरिका के द्वारा कि जब तक आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना करें तब तक आप वहां पे रह सकते हैं, लेकिन अब इसमें काफी ज्यादा जो है टाइट किया गया है, नॉर्म्स को बहुत ही टाइट किया गया है, टफ किया गया है। वो ये है कि सिर्फ 4 साल, 4 इयर्स तक ही आपका ये वैलिड रहेगा। 4 साल तक के लिए आप वहां रह सकते हैं, और इसके बाद अगर आपको वहां पे रहना है या फिर आपको पढ़ाई आपकी अगर कंप्लीट नहीं हो पाई है तो फिर आपको फिर वहां पे वहां की गवर्नमेंट के नॉर्म्स और तमाम जो प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो रेगुलेशंस हैं उसमें फिर आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा इसमें सबसे पहली बात क्या है, जो ग्रेस पीरियड है,
अगर आप वहां पे पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो आपको अगर अमेरिका से वापस आना है या अपने या देश को छोड़ना है, तो फिर जो 60 दिनों का जो पहले ग्रेस पीरियड था उसको घटाकर कर दिया गया है 30 डेज का कर दिया गया है, 30 डेज का कर दिया गया है। और ये कब से लागू हो रहा है आपका 15 सितंबर 2026 से ये लागू होगा। ठीक है, तो एकेडमिक रूल्स मेड इनफ्लेक्सिबल फिक्स स्टे पीरियड टू रेज कॉस्ट अनसर्टेनिटी। तो भारतीय छात्रों के लिए थोड़ी ये टफ हो गई सिचुएशन, सभी देशों पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो स्पेशली भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे रिसर्च के लिए जाते हैं, और जो ये विजिटर्स हैं कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए हैं, किसी भी तरह के इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें J1 वीजा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और F1 हो गया आपका फॉरेन ये स्टूडेंट्स के लिए हो गया। तो ये आपका है, देखिए ये मैंने जो मैं कहा यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है 230 डेज, प्रीवियसली कितना था ये 60 डेज का था ग्रेस पीरियड। तो F1 स्टूडेंट्स और J1 आपका विजिटर्स। ओके, फिर ये दो इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल के कंप्लीट हुए। थर्ड क्या है, देखिए ये भी इंटरनेशनल न्यूज को लेकर है, ये भी इंटरनेशनल है आपका, और ये है आपका यूके को लेकर। ब्रिटेन 20 जुलाई को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए हैं एंडी बर्नहम। और ये किसको रिप्लेस की है, कीर स्टारमर को रिप्लेस की है, कीर स्टारमर। और एक तरह से नई बागडोर लेबर पार्टी को मिली है। और कीर स्टारमर जनता के प्रेशर, बहुत सारे उनके ऐसे फैसले थे जिनके ऊपर उनकी पार्टी के बीच में असंतोष की भावना थी, वहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में एंडी बर्नहम जो है अपॉइंट किए गए हैं। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि नई गवर्नमेंट है, नई बागडोर है, नई व्यवस्था है, नए हैंड्स में सत्ता है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन हुई है, तो इसमें कैसे गवर्नमेंट और इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं कैसे इनसे वो कंपीट कर पाए, कैसे अपनी बातों को मनवा पाए इनसे, तो ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट के कुछ, जब नई गवर्नमेंट है तो नई कैबिनेट है वहां पे, तो प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान ये साइन हुआ था, तो शायद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए होने वाला है, हमारे देश के निवेशकों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, कि कैसे हम इससे निपटते हैं या फिर अपनी चीजों को कैसे हम मनवाते हैं। तो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम। ठीक है, तो ये की इंफॉर्मेशन है आपका। नेक्स्ट देखिए कुछ नेशनल है, इंटरनेशनल में मैंने आपको बताया कि यूएस ने टाइट किया वीजा F1 और J1, उसके बाद FTA विद यूके हो गया, देन एंडी बर्नहम द न्यू PM ऑफ यूके। और कुछ नेशनल में बैंकिंग या फाइनेंस की चीज़ों को हम समझते हैं। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन आपका RBI को लेकर है, और ये क्या है आप पढ़िए। देखिए RBI ने क्या कहा कि बैंक्स कैन नॉट सेल बैक सीज्ड एसेट्स टू डिफॉल्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, इस पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो ये नई व्यवस्था लागू हो रही है 1 अक्टूबर 2026 से। RBI का कहना ये है बैंकों के लिए कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है ना, अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है, तो जब बैंक अपने पूरे लीगल एक्शन के साथ जब वो प्रॉपर्टी को सीज कर रही है, तो कई बार ऐसा होता है जो डिफॉल्टर्स होते हैं वो अपने किसी जान पहचान के थ्रू या अपने एक रिलेटिव्स के थ्रू, है ना, वो वापस से फिर वो अपने वो प्रॉपर्टीज पे हैंड ओवर करते हैं। तो RBI ने बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया है किसी भी तरीके से डिफॉल्टर्स को वो वापस जो है वो प्रॉपर्टी उनके हाथों में न जाए, और ये पूरी जो बैंकिंग सिस्टम की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं ना कहीं सबके लिए हेल्पफुल हो, है ना। तो एक तरह से पारदर्शिता लाने का प्रयास है RBI का, जो हमारे देश में रेगुलेटिंग बॉडी है बैंकों के लिए। और इसका मेन एम है, बहुत सारे इसके लक्ष्य हैं, लेकिन अगर हम बात करें, अगर कस्टमर के इंटरेस्ट की बात करें तो उसको प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। RBI हैज बैन्ड द डिफॉल्टिंग बोरोवर्स from buying back properties acquired by lenders to satisfy defaulters' debt, tightening the norms for resolution of state accounts under its new direction effective from October 2026। ये मैंने आपको डेट बताया 1 अक्टूबर 2026 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो बैंकिंग फाइनेंस का ही न्यूज था आपका। एसेट्स यानी कि बैंकों के लिए उसके एसेट्स क्या है, उसका लोन जो बैंक को एक अगर तय सीमा में अगर जो है वो 90 डेज का, तो उसको रिसीव होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपका कन्वर्ट टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आगे बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये सारे डेट्स, FTA विद यूके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, 15 जुलाई, देन यूके न्यू प्राइम मिनिस्टर ओथ 20 जुलाई, देन यूके टाइम्स वीजा कब से इंप्लीमेंट है आपका यूएस का, 15 सितंबर 2026, एंड बैंकिंग फाइनेंस में आरबीआई ने जो ये कब से इंप्लीमेंट करेगा, अक्टूबर 2026। इस पे देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे पेपर्स के जो आपके कट्स हैं, और ये भी नेशनल और बैंकिंग फाइनेंस को लेकर ही है, और 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन है, लेकिन तीनों भी कहीं ना कहीं आपके इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं, जो ग्लोबल लेवल पे जो एस्केलेशन जो यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, और जो तेल का जो निर्यात है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसका एक इम्प्लीकेशंस है, इम्पैक्ट है। तो देखिए पहला देखिए क्या है, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एट 5% इन जून कोर सेक्टर ग्रोथ फास्टेस्ट इन 5 मंथ्स। कल मैंने अपने सीए के सेशन में ये क्वेश्चन भी कराया था कि प्रीवियस मंथ से, यानी कि मई और जून के बीच में जो कोर सेक्टर्स जो टोटल आपके 8 हैं, फिलहाल अभी 9 हो गए हैं, तो 9 कोर सेक्टर्स में आयरन और इलेक्ट्रिसिटी और सीमेंट, इन तीनों के प्रोडक्शन में उछाल होने से कहीं ना कहीं जो है कोर सेक्टर्स में जो टोटल जो बढ़ोतरी है ये आपके मंथ टू मंथ का, वो मई की अपेक्षा में जून में काफी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम लोग मई की बात करें तो 3.2% था, जो जून में बढ़ के 5% हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, आयरन और आपका एक मैंने आपको बताया सीमेंट, इन तीनों के प्रोडक्शन को बढ़ने से ये आपको देखने को मिल रहा है, कोर सेक्टर्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड नाउ इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक आपका है इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये देखिए जून, जुलाई, अक्टूबर, ये 25 का दिखा हुआ रिकॉर्ड, और ये आपका जून का दिख रहा है ना। अप्रैल, मई में आपका था मई मंथ में था 3.2, और जून में कितना है 5%, फास्टेस्ट इन 5 मंथ्स। सेकंड पे आते हैं, स्टॉक्स रुपी स्लाइड्स एज ऑयल स्पाइक्स फ्यूल्स प्रेशर। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन जो टेंस चल रही है, तो उसको लेकर अगर हम देखें कि भारत 88% तेल जो है इंपोर्ट करता है, और उसमें अगर डिसरप्शंस हो रही है, तो अगर ऑयल अगर आपका कम मिलेगा या फिर महंगा मिलेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेगा ही वो। तो इससे आपका फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ेंगे, तो आउटकम ये है कि महंगाई बढ़ेगी ओवरऑल, ये कहने का मतलब है। रुपये की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डॉलर की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इस पे सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर। हाँ, ये एक अलग बात है कि आज ग्लोबल सिचुएशन में भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूती के साथ है, और आने वाले टाइमिंग में इसको और ज्यादा बेहतर एक मार्केट जो अन्य देशों के लिए है, और इसी की वजह से ब्रिटेन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील भी साइन की है ना। तो और एक इम्पॉर्टेंट था, जब से ब्रेक्सिट वाला जो मामला हुआ था, और जो ईरान के साथ अमेरिका की जो जंग चल रही है, तो इस तमाम वजहों से ब्रिटेन का मार्केट भी कहीं ना कहीं जो है जूझ रहा था, नुकसान हो रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को निकाल पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। तो एक ये मैंने आपको बताया स्टॉक रुपी स्लाइड्स। हाँ, तो डेफिनेटली अगर नुकसान में है और ग्लोबल लेवल पे अगर टेंशन चल रही है, तो भारत के शेयर बाजारों में जो निवेशकों ने पैसा लगाया है वो विड्रॉल करेंगे, और जब विड्रॉल करेंगे तो ट्रस्टशिप कम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला भी है, खैर इसका इम्पैक्ट ज्यादा खुदरा महंगाई पे नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक इंडिकेटर है कि ऐसा हो सकता है। तो फूड आइटम्स के अगर प्राइस अगर बढ़ते हैं तो ओवरऑल कंज्यूमर्स पे ज्यादा एक प्रेशर पड़ेगा। अगर हम लोग देखें इस चीज को देखें, मई में कितना था ये 9.68%, लेकिन ये बढ़ के हो गया है 9.87% हो गया है जून में। ये होलसेल के मैं आपको बता रहा हूं, जो खुदरा महंगाई दर है, या फिर जिसको आप कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, तो वो भी आपका बढ़ा हुआ था, लेकिन वो एक मार्जिनल था, 4% से 4.37% हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, और एक है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि थोक मुद्रास्फीति का असर सीधे उपभोक्ता पर नहीं पड़ता,
पर यह खुदरा कीमतों की दिशा का संकेत देती है ना। तो इसमें ये मेंशन है आपका फूड एंड नॉन जो फूड आपके प्राइस आइटम्स हैं उसके प्राइसेस में के बढ़ने से कहीं ना कहीं मई और जून का जो डिफरेंस है वो आपका देखने को मिल रहा है बढ़ा हुआ। अगर 68 से करें 87 तो ये 19 मतलब 0.19% की बढ़ोतरी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, ये देखिए, एक मिनट, अच्छा ये वहां पे आ गया क्या? इसको हम लोग, ये हो गया था, यहाँ पे था। तो ये है आपका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक रिलेटेड एक नेशनल न्यूज ही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 17 जुलाई को 2026 जिंद और सोनीपत के बीच में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली जो 10 डिब्बों की है। 89 टू 90 किलोमीटर अप्रॉक्स की डिस्टेंस है जिंद से सोनीपत, और 25,000 करोड़ इन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हाइड्रोजन पावर्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन एंड डेडिकेट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹25,000 करोड़। विकसित भारत का जो संकल्प है इनका 2047 तक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी था कि ये आपका नहीं, ये अलग चीज है। इसमें आपका था कि ये 10 कोचेज, हाँ, फेयर काफी कम है, ₹5 इसकी फेयर स्टार्ट हो रही है, और ये कार्बन उत्सर्जन भी कम करेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और ये हाइड्रोजन इमिट्स जो आपके बैटरीज है उससे ये रिलेटेड है आपका। तो एक तरह से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, पहली जो आपकी हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहां से कहां तक? तो जिंद से सोनीपत, ये याद रखिएगा। कब से स्टार्ट हुआ है? तो 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और स्टेट हरियाणा हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन द पास्ट 12 ईयर्स, अच्छा ये ठीक है, क्लीन करते हैं इसको और फिर सेलेक्ट नेक्स्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका, विक्रम वाला। ये भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जो जनक थे विक्रम साराभाई, उनके नाम से ये है। और ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। ये पहली प्राइवेट इसलिए कहा जा रहा है भारत में, अगर पहला अगर प्राइवेट अगर हम ऑर्बिट देखें तो ये स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद बेस्ड है। और इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपका। सबसे पहले तो ये कि कहां से इसको टेस्ट किया गया, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, है ना। सतीश धवन स्पेस सेंटर 18 जुलाई की न्यूज है ये, ठीक है। इन ए लैंडमार्क मोमेंट फॉर इंडियाज रैपिडली एक्सपेंडिंग द प्राइवेट स्पेस सेक्टर, हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस on Saturday successfully launched India's first privately built orbital rocket Vikram 1 from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh in the low orbit during its the maiden mission. The achievement marks the first time a privately developed Indian rocket has successfully reached orbit from Indian soil, signaling a major shift in the country's space program following the opening of the sector to the private participation. Prime Minister Modi कॉन्ग्रेचुलेट जो मिशन में आपके जो शामिल लोग थे, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट। स्काई रूट को फाउंडर है पवन कुमार चंदना, शूट ऑफ द मिशन सक्सेस टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। विक्रम 1 इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट रीचेज स्पेस, है ना। तो विक्रम क्यों नाम दिया गया, मैंने आपको बताया, विक्रम साराभाई जी के नाम से इसको रखा गया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, और ये हैदराबाद बेस्ड है ना। तो ये 18 जुलाई मतलब कि 17 जुलाई को ये आपका लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा। एक सुप्रीम कोर्ट की तर्क टिप्पणी केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को मिली
जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ काम ये है कि एसआईआर में वो वोटर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर वोटर्स को हटा सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो अपने जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं उससे आप जो है संतुष्ट नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का सिर्फ ये काम ये नहीं कि वो सिटीजनशिप डिसाइड करे, तो उसी को लेकर यहां पर है कि इलेक्शन कमीशन कैन डिलीट द डाउटफुल वोटर्स। फिर वो ट्रिब्यूनल है, फिर वो मामला कोर्ट में हो सकता है, फिर और भी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर आप शो करें तो फिर वो वोटर्स को वापस ऐड किया जा सकता है। क्योंकि एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो वोटर्स लिस्ट को कैसे हम और बेहतर कर पाए उसको लेकर है। अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक जुडिशियल का विषय है, इसको कैसे हम बेहतर कर पाए। तो कैन नॉट डिसाइड द सिटीजनशिप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी बेंच ने ये डिसीजन दिया। जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, जस्टिस सूर्यकांत। तो ये बंगाल के रिस्पांस को लेकर था, 6 बंगाल रिस्पांस ऑन राशन ऑन डिनाइल टू द रिलेटेड वोटर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे short response from the West Bengal Election Commission on a PIL stands for the public interest litigation, which alleged that the state government was denying benefits of social welfare scheme। ये राशन ही है ना, सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स है उसको लेकर था। तो इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल ये, रिफ्यूजिंग टू सुप्रीम कोर्ट से 75 ईयर्स सिंस इंडिया। ये सारी अलग बातें हैं, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को ये स्पष्ट किया है कि आप सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकते। ये काम जो है उनके तमाम वैध दस्तावेजों के आधार पर ये किया जाएगा। एसआईआर में अगर नाम अगर आपको ऐड कर रहे हैं या फिर आप हटा रहे हैं तो ये किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। उसके लिए ट्राइब्यूनल और जुडिशियल का पार्ट है वो, फिर उस पर बहस होगी और फिर कैसे वो खुद को साबित कर पाएंगे कि वो देश के नागरिक हैं या नहीं, ये आपका विषय नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। तो सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो आप आज से अपने इसको स्टार्ट मैं कर रहा हूँ ये सेशन जो है, और इसमें जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जामिनेशंस के लिए। मेंस सभी अपकमिंग आपके होने वाले हैं एसबीआई के, आईबीपीएस के। तो आप सभी का कल एग्ज़ाम भी है। आप आई होप कि आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। लेकिन इसको भी आपको डेली फॉलो करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, राइस स्मार्ट हिंदी को, और तमाम सब्जेक्ट के जो क्लासेस हैं उसके साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसको भी आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसमें देखिए कुछ आपको अजीब लगेगा। एक तो ये गवर्नमेंट का जो अदानी और जीएमआर जो ऑपरेटर्स हैं या फिर कुछ प्राइवेट एंटिटीज हैं जो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट को संचालित कर रहे हैं। तो अभी तक की जो व्यवस्था है एविएशन इंडस्ट्री में कि 10% तक की हिस्से हैं, 10% से ज़्यादा हिस्से आपको दिए नहीं जा सकता। लेकिन इस पर चर्चा का विषय चल रहा है कि क्या इसको सरकार बढ़ाने का विचार कर रही है। तो एयरपोर्ट ओनर्स टू बी अलाउड टू द रन एयरलाइंस, क्वेश्चन मार्क है ये। तो ये सब कुछ अदानी, देखिए लिखा भी अदानी जीएमआर एयरपोर्ट्स, है ना, इन सब के बेसिस पे ये कहा जा रहा है। द कोलैप्स ऑफ द जेट एयरवेज, गो एयरलाइंस along with the merger of Vistara and Air Asia India under the Tata Group has left Indigo and Air India in the dominant position in the world's 4th largest aviation market. Newer players like Akasha Air, along with the struggling incumbents like SpiceJet and smaller regional carriers, are operating on the margins, है ना। तो ये डिस्कशन का पार्ट है कि इसमें क्या गवर्नमेंट के नए रूल और रेगुलेशन होते हैं, और सब कुछ ये कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसी सबसे हाईएस्ट इसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक तो 10% के हिस्से हैं आपके। मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, आप बताइए इस पे कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो आंसर हो जाएगा आपका
किंजरप्पा राम मोहन नायडू, के राम मोहन नायडू, टीडीपी से आते हैं, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश, के राम मोहन नायडू। तो ये आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन बताई एयरपोर्ट को लेकर, जो ओनर्स टू बी अलाउड टू रन एयरलाइंस, इस पे क्या आगे होता है फिर देखने वाली बात होगी। सेकंड देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट अफेयर्स को लेकर है, और चूंकि वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और शुभेंदु सरकार जो है अपने कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव को लेकर है, जिसमें राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग उनको उसका फायदा मिले, और इसके लिए कमेटी बनाई गई है फॉर्मर IAS ऑफिसर नवीन प्रकाश के अंडर चेयरमैनशिप में, और ये मार्च 2027 से लागू करने की व्यवस्था है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 मार्च 2027 तक इसको कंप्लीट करना है। एक मैंने बताया कि नवीन प्रकाश जो इस कमेटी के हेड हैं, और इसमें जो 18% का जो पहले का जो आपका DA था उसको बढ़ाकर 20% को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 38%, 38%, ठीक है। The commission has been asked to recommended revisions in pay, allowances and other benefits for employees under the control of the state government, employees of all India services, the West Bengal Judicial Service, and employees governed by the UGC, AICTE or ICAR pay structures which excluded. It will also cover employees of the statutory bodies and boards, है ना। तो 7th पे कमीशन जो बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग था, वेस्ट बंगाल के राज्य के कर्मचारियों को ये व्यवस्था लागू नहीं हुआ था और उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो शायद सरकार के इस प्रयास से और कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद उनको 38% DA और तमाम जो नए 7th पे कमीशन के जो भी अदर बेनिफिट्स होंगे उनको ये मिलेगा। मार्च 27 तक रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। अगला देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या हमारा। अच्छा, इससे रिलेटेड है आपका, इसी का एक हिंदी एक अपडेट यहाँ पर है पेपर से रिलेटेड। 20 ये लिखा है ना 20%, 20% है ना, और क्या लिखा हुआ है, वाटर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश मिला है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया आपका मार्च। अच्छा, ये दूसरी बात है। तो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन का आश्वासन दिया था, और ये इसको कर भी दिया गया है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। तो आज का हमारा जो भी इंफॉर्मेशन था नेशनल अफेयर्स को लेकर था, इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर था, बैंकिंग एंड फाइनेंस को लेकर था, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को लेकर था। स्पोर्ट्स अगर बात करें तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और भारत की पदकों की संख्या बढ़ी रही है डे बाई डे। तो उस पर हम लोग कभी फिर सेशन में उसके बारे में विस्तार से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो न्यूज़ से रिलेटेड जो आपका इंफॉर्मेशन था, एक एनालिसिस था, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और अब कुछ वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो ये तो मैंने आपको बताया था क्लास के ड्यूरेशन में, टाइमिंग में। तो इस एक बार फिर से इस पर नज़र डालते हैं, आप सभी को एक बार अगर रिवाइंड कराना हो। ये तो था कि IBPS ने जो वैकेंसी की संख्या है वो बढ़ा दी है, 7365 कर दी है, किसमें, PO में। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 7365 वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर कर, जो पहले 6300 समथिंग था। तो इसमें सारी पार्टिसिपेंट्स बैंक से और अलग अलग SC STs और कैटेगरी वाइज उनकी कितनी वैकेंसीज हैं वो उस पर आपका एक ये नोटिस है। सेकेंड आपका ये बता रहा है कि IBPS PO और SBI PO के बाद IBPS ने क्लर्क की वैकेंसी जो है वो अनाउंस की है, और ये 1 अगस्त से इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक कर पाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये आपका नोटिफिकेशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पोस्ट एंड सिलेक्शन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट्स 1st to 21st, 1 अगस्त से 21 अगस्त, कल से आप स्टार्ट कर पाएंगे। ये तो पेमेंट वाली बात हो गई। एडिट विंडो आपका है जो बाद में इसका डिटेल आएगा सितंबर में आपका। अच्छा, ये तो PET हो गई। मेन जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का है वो अक्टूबर में आपका टेंटेटिव है, प्रस्तावित है। रिजल्ट नवंबर में आएगा और आपको फिर टाइम मेंस के लिए मिलेगा 1 महीने का, तो वो आपका है दिसंबर में, है ना। तो मार्च 27 तक आपके अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो बैंक एक ऐसा सेक्टर हो गया जिसमें सब कुछ फिक्स्ड है, नोटिफिकेशन आने से लेकर रिजल्ट तक,
और प्रिलिमिनरी मेंस के बाद उसके रिजल्ट आने के बाद उसके अलॉटमेंट तक। तो एक कैलेंडर ईयर में कहीं ना कहीं एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलता है बैंक्स में। तो इस पे आप बिल्कुल इसको फोकस रखिए, फॉर्म को फिल करिए कल से। पहले आप जितने एसबीआई के एस्पिरेंट्स हैं सबसे पहले वो अपने प्रीलिम्स के एग्जाम अच्छे से दें, उसके बाद फॉर्म को फिल करें, लेकिन जरूर से फिल कर लीजिएगा। थर्ड, ये रेलवे की वैकेंसी है जो 15 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और इसका लास्ट डेट जो है 14 अगस्त है 2026। और ये सेक्शन कंट्रोलर का है। एलिजिबिलिटी अगर आपकी है तो इसको आप फॉर्म को जरूर से फिल करिए। 15 जुलाई से 14 अगस्त अभी फॉर्म भरा जा रहा है। आज तो 31 जुलाई है। 35,400 तो आपका मासिक वेतन है, आपका 7 पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 और 20 to 33 आपके एज है। कुल रिक्तियां जो हैं आपकी वैकेंसीज 119 है और सारी आपके पार्टिसिपेंट्स आरआरबीज हैं। अहमदाबाद है, अजमेर है, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, जम्मू, श्रीनगर, है ना, और पटना, मुजफ्फरपुर, सारे ही हैं। और रेलवे में जोनों की संख्या भी बड़ी है, 18 से 19 हो गया है। रिसेंटली साउथ कोस्ट रेलवे जिसका जो आपका लोकेशन है हेडक्वार्टर वो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका रखा गया है। तो ये आज के हमारे सारे न्यूज़ के एनालिसिस थे और कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज की नोटिफिकेशंस जो मैंने आपको बताया कि IBPS PO की वैकेंसी इंक्रीज, देन नोटिफिकेशन क्लर्क का, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के बारे में। तो आज का हमारा जो सेशन आप सभी को कैसा लगा, आप सभी इसके बारे में विस्तार से बताइए। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके सब तमाम सारे कहीं ना कहीं जो डाउट्स होंगे उसको कहीं ना कहीं जो है आपको एक हेल्प मिलेगा एक एनालिसिस के दौरान कि आप उसमें कैसे आप और बेहतर कर पा रहे हैं। तो आज के सेशन से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राइस स्मार्ट हिंदी आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद।